थर्ड केस, यूनिट इलास्टिक डिमांड। When a change in price causes no change in total revenue, जब प्राइस के चेंज होने के बावजूद आपके टोटल रेवेन्यू में कोई चेंज ना आए, आपका टोटल रेवेन्यू सेम रहे, दैट इज कॉल्ड यूनिट इलास्टिक डिमांड। बेसिकली आप जितना प्राइस को इंक्रीज करेंगे, डिमांड उतने ही परसेंट डिक्रीज हो जाएगी, या जितना आप प्राइस को डिक्रीज करेंगे, प्राइस उतने ही परसेंट इंक्रीज कर जाएगी। इस तरह के हम सिनेरियो को कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, जहां प्राइस और डिमांड का चेंज एक दूसरे के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल, प्राइस थी 10 तो डिमांड थी 100 यूनिट्स, टोटल रेवेन्यू आ गया 10 इंटू 100 दैट्स 1000। प्राइस कम करके गई 8 के ऊपर, आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होकर चली गई 125 पे, टोटल रेवेन्यू इक्वल हो गया अगेन 1000। इस तरह की डिमांड को हम कहते हैं यूनिट इलास्टिक डिमांड, कि प्राइस के चेंज होने के बावजूद डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा। या इसी तरह आपने प्राइस इंक्रीज करके की 12.5 और आपकी डिमांड कम होके चली गई 80 के ऊपर, यहां भी क्या होगा, आपका टोटल रेवेन्यू सेम रहेगा। प्राइस में चेंज आ रहा है लेकिन रेवेन्यू सेम है। वजह क्या है, डिमांड का चेंज प्राइस के चेंज के बराबर है, दोनों चेंज एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर रहे हैं। इस तरह की डिमांड को हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। सो अगर प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, या प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू बढ़ जाए, उसे हम कहेंगे इलास्टिक डिमांड। अगर प्राइस के कम होने से टोटल रेवेन्यू कम हो जाए, या प्राइस के बढ़ने से टोटल रेवेन्यू ज्यादा हो जाए, उसे हम कहेंगे इनइलास्टिक डिमांड। और अगर प्राइस के चेंज होने से टोटल रेवेन्यू के ऊपर कोई फर्क ना पड़े, टोटल रेवेन्यू अपनी जगह पे रहे, सेम रहे, उसे हम कहेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। ये दूसरा तरीका था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का। देन कम्स थर्ड मेथड। थर्ड मेथड, तीसरा मेथड, आर्क इलास्टिसिटी मेथड। लेट्स से ये आपका डिमांड कर्व है, एक कर्व की शक्ल में। हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए डिमांड कर्व को एक स्ट्रेट लाइन की शक्ल में बना लेते हैं। एक्चुअली डिमांड कर्व एक कर्व की शक्ल में बनता है कि एक लिमिट के बाद आप प्राइस बढ़ाते भी जाएं, डिमांड में डिक्रीज नहीं आएगा। वजह क्या है, हर प्राइस लेवल के ऊपर कुछ ना कुछ लोग ऐसे लाजमी मौजूद होते हैं जो उस शय को किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार होते हैं। इसी तरह प्राइस कम होते होते एक उस पॉइंट तक आती है जिसके बाद प्राइस में फर्दर डिक्रीज नहीं आता, लेकिन डिमांड बढ़ती जाती है। मतलब उस पॉइंट के बाद डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हो जाती है। सो जब डिमांड कर्व आर्क की फॉर्म में होगा, हम दो पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। पॉइंट ए पे प्राइस है P1 और डिमांड है Q1। प्राइस बी पे प्राइस पॉइंट बी पे प्राइस है P2 और डिमांड है Q2। इनिशियल प्राइस P1 और इनिशियल क्वांटिटी Q1, फाइनल प्राइस P2 और फाइनल क्वांटिटी या डिमांड Q2। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फार्मूला क्या होगा, चेंज इन डिमांड over change in price into average price over average
40। अगर इसे हम फार्मूला की फॉर्म में लिखें Q2 माइनस Q1 P2 माइनस P1 इंटू P एवरेज ओवर Q एवरेज। Q2 माइनस Q1 को हम लिख सकते हैं डेल्टा Q, P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल्टा P। ये आ गया आपका P एवरेज, नीचे आ गया आपका Q एवरेज। ये फार्मूला देखा हुआ लग रहा है, बेसिकली ये वही फार्मूला है जो हमने परसेंटेज मेथड के अंदर देखा था। सो बेसिकली जो आर्क इलास्टिसिटी मेथड है ये आपके परसेंटेज मेथड की ही अमेंडेड फॉर्म है, ये परसेंटेज मेथड की ही एक चेंज्ड फॉर्म है। इस मेथड को, आर्क इलास्टिसिटी मेथड को हम फार्मूला मेथड भी कहते हैं। तो इस मेथड को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 13 के अंदर। फिर आता है चौथा पॉइंट, चौथा तरीका। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, इसे ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं। फॉर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस एंड डिमांड। जब प्राइस और डिमांड का चेंज बहुत छोटा हो उसके लिए हम यूज करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल ये आपको एक डिमांड कर दिया गया है और कहते हैं कि पॉइंट ए के ऊपर इलास्टिसिटी फाइंड करें। चेंज नहीं दे रहे, सिंगल पॉइंट दे रहे हैं कि इस सिंगल पॉइंट ए के ऊपर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड करें। तो इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है, लेंथ ऑफ लोअर पार्ट ऑफ द डिमांड कर्व ओवर लेंथ ऑफ अपर पार्ट ऑफ डिमांड कर्व। के जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलास्टिसिटी फाइंड करनी है उससे नीचे डिमांड कर्व की लेंथ क्या है और उससे ऊपर डिमांड कर्व की लेंथ क्या है। दोनों को, उस पॉइंट से नीचे जो डिमांड कर्व की लेंथ है उसे डिवाइड करेंगे उस पॉइंट से ऊपर वाली लेंथ से और आपके पास आ जाएगी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पॉइंट ए के ऊपर देखें, इस पॉइंट से नीचे डिमांड कर्व की लेंथ ज्यादा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, और इस पॉइंट से ऊपर डिमांड कर्व की लेंथ कम है, इसका मतलब है डिनोमिनेटर छोटा होगा। जब न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो यहां पे इलास्टिसिटी आएगी ग्रेटर देन 1। इसी तरह मैं पॉइंट बी ले लेता हूं, इधर क्या होगा, इस पॉइंट से नीचे डिमांड कर्व की लेंथ कम है और इस पॉइंट से ऊपर डिमांड कर्व की लेंथ ज्यादा है। इसका मतलब है न्यूमरेटर कम है, डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो यहां इलास्टिसिटी आएगी लेस देन 1। और अगर मैं मिडिल पॉइंट ले लूं, पॉइंट एम, यहां क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की क्वांटिटी, दोनों की लेंथ बराबर है, तो दरमियान में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी इक्वल टू 1। अजीब लगता है कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर कहीं डिमांड इलास्टिक है, कहीं डिमांड यूनिट इलास्टिक है और कहीं और डिमांड इन इलास्टिक है। तो इसे हम एक एग्जांपल की मदद से क्लियर करते हैं। बेसिकली ये एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी गई है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पॉइंट, प्राइस, डिमांड, पॉइंट ए टू बी,
यहां प्राइस है 36, सॉरी, यहां प्राइस है 18, तो डिमांड है 4 यूनिट्स। पॉइंट बी पे प्राइस है 16 और डिमांड है 8 यूनिट्स। फिर पॉइंट सी और डी, इधर डिमांड प्राइस है 11 और डिमांड है 18 यूनिट्स। प्राइस है 9 और डिमांड है 22 यूनिट्स। फिर पॉइंट ई एंड पॉइंट एफ, यहां पे प्राइस है 4 और आपकी डिमांड है 32 यूनिट्स। प्राइस है 2 और डिमांड है 36 यूनिट्स। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं। अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, इधर हमने ले ली प्राइस और इधर ले रहे हैं डिमांड। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36। 18 पे डिमांड है 4 पॉइंट ए, 16 पे डिमांड है 8 पॉइंट बी, 11 पे डिमांड है 11 प्राइस पे डिमांड है 18 सी और 9 पे डिमांड है 22 डी। प्राइस डी 4 पे डिमांड है 32 और 2 पे डिमांड है 36 ई एंड एफ। इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये एक ही डिमांड कर्व है, स्ट्रेट लाइन है। शायद ड्रॉ करने में स्लाइटली टेढ़ा हो ये कर्व क्योंकि फ्री हैंड ड्रॉ किया गया है इसको। अब हम यहां इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी डेल्टा क्यू है 4, डेल्टा पी है -2, एवरेज प्राइस है 17, एवरेज क्वांटिटी है 6। अगर हम इसका आंसर फाइंड करें, आंसर आएगा -5.67/1, यानी कि a 1% change causes a 5.67% change in demand in opposite direction। कि प्राइस का 1% का चेंज डिमांड के अंदर 5.67% का चेंज लाएगा। यानी कि प्राइस का चेंज कम है, डिमांड का चेंज ज्यादा है। इसी को तो हम कहते हैं इलास्टिक डिमांड। तो यहां फ्रॉम ए टू बी डिमांड इलास्टिक आ रही है। अगर हम सी टू डी चेक करें, डेल्टा क्यू है 4, डेल्टा पी है -2, एवरेज प्राइस है 10, एवरेज क्वांटिटी है 20, आंसर इज -1/1। इट मीन जितना चेंज प्राइस का है उतना ही चेंज डिमांड का है, which is equal to elasticity of demand equal to unity। और अगर यहां देखें E to F, डेल्टा पी क्यू है 4, डेल्टा पी है -2, एवरेज प्राइस है 3, एवरेज क्वांटिटी है 34, आंसर इज -0.17/1। इसका मतलब है प्राइस का चेंज ज्यादा है, डिमांड का चेंज थोड़ा है। इसी को हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड। सो यहां से एक पॉइंट अराइज होता है आपके एमसीक्यूज के लिए कि सेम डिमांड कर्व के ऊपर जब प्राइस हाई होगी, यहां देखें प्राइसेस हाई हैं तो डिमांड क्या है, इलास्टिक है। जब प्राइसेस कम हैं, डिमांड कर्व का निचला हिस्सा है, डिमांड इनइलास्टिक, और जब मिडल में आएंगे तो डिमांड यूनिट इलास्टिक। सो किसी भी डिमांड कर्व में जब प्राइसेस हाई होंगी, आप मिडल पॉइंट से ऊपर होंगे। किसी भी डिमांड कर्व के ऊपर वाले हिस्से में डिमांड इलास्टिक होगी, डिमांड कर्व के नीचे वाले हिस्से में डिमांड इनइलास्टिक होगी, और डिमांड कर्व के मिडल वाले हिस्से में डिमांड यूनिट इलास्टिक होगी।
सो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, सिर्फ सिंपल डिमांड का दे के पूछ ले किसी खास पॉइंट के ऊपर कि बताएं डिमांड कैसी है यहां पे, तो पता होना चाहिए कि मिडिल पॉइंट से ऊपर डिमांड इलास्टिक है, मिडिल पॉइंट से नीचे डिमांड इनइलास्टिक है, और मिडिल में डिमांड यूनिट इलास्टिक है। ये चार मेथड हैं जिनके जरिए हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना आ सकता है एग्जाम में। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करके बताएं। अब लाजमी नहीं कि हमसे हमेशा ही पूछा जाए, हम हर जगह पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करने की पोजीशन में नहीं होते। हमें मैनी टाइम सिर्फ चीज को देख के अंदाजा लगाना होता है कि इसकी डिमांड इलास्टिक होगी या इसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करेंगे किसी शय की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। सबसे पहला डिटर्मिनेंट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जिस शय को आप देख रहे हैं, जिस शय की इलास्टिसिटी डिटरमिन करना चाह रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट कितने ज्यादा हैं, मोर लेस, इलास्टिक इनइलास्टिक। जिस शय के सब्स्टिट्यूट ज्यादा होंगे, कस्टमर के पास ज्यादा ऑप्शन मौजूद होगी कि वो एक कंपनी को स्विच करके दूसरी कंपनी के ऊपर शिफ्ट कर जाए। जब कस्टमर पास ऑप्शन ज्यादा होगी तो उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। सो जिन चीजों के सब्स्टिट्यूट मार्केट में ज्यादा होंगे उनकी डिमांड इलास्टिक होगी। आप कुकिंग ऑयल वाली कंपनीज को देख लें, आप सर्फ बनाने वाली कंपनीज को देख लें, आप बेवरेजेस वाली इंडस्ट्रीज को देख लें, जूस वाली इंडस्ट्री को देख लें, इनकी डिमांड इलास्टिक है। वजह क्या है? सब्स्टिट्यूट बहुत ज्यादा है। और जहां सब्स्टिट्यूट कम होंगे, मतलब कस्टमर के पास चॉइस नहीं है कहीं और जाने की, वहां डिमांड इनइलास्टिक होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप फ्रोजन डिजर्ट्स की बात करें तो दो ही कंपनीज है हमारे मुल्क के अंदर फिलहाल, एक वॉल्स और दूसरी ओमोर। तो इनकी डिमांड इनइलास्टिक है, इस वजह से ये अपनी प्राइसेस बढ़ाते रहते हैं। दूसरा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट है किस तरह की, नेसेसिटी है या लग्जरी है। नेसेसिटीज वो प्रोडक्ट होती हैं जिनके बगैर आपका गुजारा नहीं है, जैसे व्हीट फ्लोर। आटा महंगा भी हो जाए, ये थोड़ा कर सकते हैं कि खाना कम कर दे। सो होगा क्या, नेसेसिटीज की डिमांड इनइलास्टिक होती है। लग्जरी ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर गुजारा हो सकता है। जब लग्जरीज के बगैर गुजारा हो सकता है तो अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी तो लोग इनके बगैर गुजारा कर लेंगे, इन्हें खरीदना कम कर देंगे। सो लग्जरीज की डिमांड इलास्टिक होती है। हमने अपनी एग्जांपल में भी देखा था, एसी की डिमांड हमने इलास्टिक बताई थी लेक्चर नंबर 13 के अंदर। तीसरा, टाइप ऑफ गुड। ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से वो शय कैसी है, पेरिशेबल है या ड्यूरेबल है। पेरिशेबल गुड वो होती है जिसे आप लंबे अरसे तक स्टॉक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल वेजिटेबल्स, टोमेटोज, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स। जब आप उन्हें स्टोर ही नहीं कर सकते, वो चीजें गलने सड़ने वाली हैं, खराब होने वाली हैं, तो कस्टमर उनको घर में लेके स्टोर कर ही नहीं सकता। कस्टमर को उन चीजों को डेली बेस पे खरीदना पड़ेगा। सो आपकी पेरिशेबल गुड्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है। दैट्स व्हाई आगे रमजान का मंथ आ रहा है, वेजिटेबल्स महंगी हो जाएंगी, सहर और अफ्तार से रिलेटेड आपकी जो आइटम्स हैं महंगी हो जाएंगी, उसके बावजूद इनकी डिमांड में कमी नहीं आती। रीजन क्या है? पेरिशेबल हैं, घर में रखना मुमकिन ही नहीं है, तो डिमांड इनइलास्टिक है। ड्यूरेबल गुड्स, ग्लास आइटम्स, क्रॉकरी, प्लास्टिक आइटम्स, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स,
सिरामिक्स, ये ड्यूरेबल हैं, इन्हें वक्त से पहले खरीद के स्टोर करना मुमकिन है, इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। जब महंगी होती हैं लोग इन्हें खरीदना कम कर देते हैं ताकि जब सस्ती होंगी उस टाइम खरीद लेंगे, या अगर लोगों को लग रहा हो फ्यूचर में ये चीज महंगी हो जाएगी, वो सस्ते रेट पे शेयर खरीद के स्टोर कर लेते हैं। देन कम्स इनकम ऑफ बायर्स। आपके बायर्स की इनकम कैसी है? अगर बायर्स की इनकम हाई है इसका मतलब है वो प्राइस के मुतालिक कम सेंसिटिव होंगे, वो प्राइस के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, डिमांड इनइलास्टिक होगी। आप पूरे यूरोप में चले जाएं, आप पूरे मिडिल ईस्ट में चले जाएं, बहुत ज्यादा महंगाई है, चीजें बहुत महंगी हैं, उसके बावजूद शॉपिंग मॉल आपको भरे हुए नजर आएंगे। वजह क्या है? इन मुल्कों के अंदर लोगों की इनकम हाई है। तो जब इनकम हाई है वो आपकी हाई प्राइसेस को बॉदर ही नहीं करते। सो अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल हाई होगा तो डिमांड इनइलास्टिक होगी, और अगर कंज्यूमर का इनकम लेवल लो है तो वो प्राइस के मुतालिक सेंसिटिव होता है, उसने अपनी लिमिटेड इनकम में अपनी मेजॉरिटी विशेस को पूरा करना होता है, तो वो डिमांड के मुतालिक इलास्टिक होता है, वो महंगा होने पे, चीजों के महंगा होने पे, सस्ता होने पे रिएक्ट करता है। प्राइस लेवल, मार्केट में R&D प्राइस लेवल क्या है? हाई है या लो है? हाई प्राइसेस के ऊपर डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। हमने लास्ट जो ग्राफिकल मेथड देखा था, जब प्राइस 18 पे थी तो डिमांड इलास्टिक थी, 5.67 आंसर आया था। वजह क्या है? कीमतें ऑलरेडी हाई हैं तो लोग प्राइसेस के मुतालिक सेंसिटिव होते हैं, सो हाई प्राइसेस के ऊपर डिमांड इलास्टिक होती है। और अगर प्राइसेस लो हैं, जिस तरह हमने ग्राफिकल मेथड वाली एग्जांपल में देखा था, जब प्राइस 4 पे आई थी तो डिमांड इनइलास्टिक हो गई थी। वजह क्या है? प्राइस लो है तो लो प्राइसेस पे प्राइस के चेंज को बॉदर नहीं करते, तो डिमांड इनइलास्टिक होती है। ये 5 डिटर्मिनेंट्स हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। अभी सारे कंप्लीट नहीं हुए, अभी बाकियों को भी देखते हैं। देन कम्स नंबर ऑफ यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं उसके यूजेस क्या हैं? क्या उसके यूजेस ज्यादा हैं या उसके यूजेस कम हैं? फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के 4 तरह के यूजर्स हैं, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और आपके एग्रीकल्चरल। अगर एक तरह का कंज्यूमर शय खरीदना बंद भी कर दे तो दूसरी तरह के कस्टमर को शय बेची जा सकती है। अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर अपनी डिमांड कम भी कर दें तो वो इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल को, इंडस्ट्रियल वाले को या एग्रीकल्चर वाले को सेल की जा सकती है। अगर आप गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, इसके भी 4 कस्टमर हैं आपके, डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और सीएनजी सेक्टर। तो अगर डोमेस्टिक कंज्यूमर अपनी डिमांड कम भी कर दे तो वो डिमांड इंडस्ट्री को या सीएनजी सेक्टर को सेल की जा सकती है। सो जिस शय के यूजेस ज्यादा होंगे उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। वजह, एक कस्टमर नहीं खरीदेगा तो आप किसी दूसरे कस्टमर को सेल कर सकते हैं। और जिस शय के यूजेस कम होंगे, फॉर एग्जांपल आपके जूसेस, जूसेस का एक ही यूज है, जूसेस का एक ही तरह का क्लाइंट है, वो है आपका कंज्यूमर। सिर्फ कंज्यूमर ही खरीदते हैं इसको अपने जाती इस्तेमाल के लिए। सो जूसेस की डिमांड इलास्टिक है। सो जिस प्रोडक्ट के यूजर कम होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी। परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंट ऑन द प्रोडक्ट। आपकी इनकम, कंज्यूमर की इनकम का कितने परसेंट किसी शेयर के ऊपर खर्च हो रहा है? हाई, लो। जिस चीज के ऊपर कस्टमर की इनकम का ज्यादा परसेंट खर्च होता हो, कस्टमर उसके मुतालिक सेंसिटिव होता है। फॉर एग्जांपल हाउस रेंट। एक बंदे का हाउस रेंट है 30,000। अगर एक बंदा
100,000 इनकम अर्न कर रहा है, तब भी उसकी इनकम का 30% रेंट पे जा रहा है। अगर रेंट में 10% का इंक्रीज भी आए तो 30,000 का 10% मतलब क्या है? 3,000। 3,000 काफी बड़ी अमाउंट बनती है। सो जिस शेयर के ऊपर आपकी इनकम का ज्यादा परसेंट खर्च होता हो उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, और जिस शेयर के ऊपर आपकी इनकम का लो परसेंट खर्च होता हो, फॉर एग्जांपल जिस बंदे की सैलरी 100,000 है, इनकम 100,000 है, साल्ट के ऊपर उसकी इनकम का कितने परसेंट लगता होगा? शायद 0.1%। तो साल्ट की प्राइस डबल या 3 टाइम्स भी इंक्रीज कर जाए वो बॉदर नहीं करेगा, वो साल्ट परचेज कर लेगा। तो जिस शेयर के ऊपर आपकी इनकम का कम परसेंट लगता हो उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। 8 टाइम पीरियड लेस मोर या शॉर्ट एंड लॉन्ग। शेयर की प्राइस को चेंज हुए वक्त कितना गुजरा है। बेसिकली शॉर्ट रन में क्या होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड में क्या होता है, चीज की प्राइस अभी अभी तब्दील हुई है। फॉर एग्जांपल किसी शेयर की प्राइस अभी अभी कम हुई है, ये प्राइस में कमी की न्यूज कस्टमर तक पहुंचने में और कस्टमर को उसके ऊपर एक्ट करने में कुछ टाइम लगेगा। सो शॉर्ट टाइम पीरियड में शेयर की डिमांड इनइलास्टिक होगी। वजह क्या है? न्यूज कस्टमर तक पहुंचने में और कस्टमर को उस शॉप तक पहुंचने में टाइम लगेगा। इसी तरह अगर कोई शेयर महंगी होती है तो शॉर्ट रन में कस्टमर के पास वक्त नहीं होता, कस्टमर के पास चांस नहीं होता वो उस शेयर के सब्स्टिट्यूट तलाश करे, वो उस शेयर के मुतबादिल तलाश करे, कोई नई मार्केट सर्च कर सके। सो शॉर्ट रन में कस्टमर को वो शेयर हाई रेट के ऊपर भी परचेज करनी पड़ेगी। सो शॉर्ट रन में या लेस टाइम पीरियड के अंदर शेयर की डिमांड इनइलास्टिक होती है। और अगर शेयर की कीमत को तब्दील हुए काफी ज्यादा अरसा गुजर गया है, लॉन्ग टाइम पीरियड गुजर गया है, अब कस्टमर के पास चॉइस है, सब्स्टिट्यूट ढूंढ ले, कोई नई मार्केट तलाश कर ले। सो लॉन्ग रन में डिमांड हमेशा इलास्टिक होती है। फिर ब्रांड लॉयल्टी, कस्टमर अपने ब्रांड के साथ लॉयल कितना है। बाज लोग होते हैं जो अपने ब्रांड के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं। जब कस्टमर की अटैचमेंट ज्यादा होगी अपने ब्रांड के साथ तो वो उस ब्रांड को हाई प्राइस के ऊपर भी परचेज कर लेगा। सो हायर द ब्रांड लॉयल्टी, इनइलास्टिक इज द डिमांड। अगर आप मेंस स्टोर की बात करें तो इन लोगों के पेंट कोट, इनके सूट, इनकी स्टार्टिंग प्राइस कोई 1 लाख के करीब है। वजह क्या है? इन लोगों के मेंस स्टोर के साथ लोगों की ब्रांड लॉयल्टी हाई है। सो वो अपने चीजें महंगे रेट पे सेल करते हैं, लोग इनकी प्राइस को बॉदर नहीं करते। और अगर लोगों की ब्रांड लॉयल्टी कम है, फॉर एग्जांपल व्हीट फ्लोर, शुगर, पल्सिस यानी कि दालें वगैरह, इनके साथ लोगों की ब्रांड लॉयल्टी कम होती है तो इनकी डिमांड इलास्टिक होती है। कोई भी व्हीट फ्लोर वाली कंपनी अपना आटा महंगा सेल नहीं करती। वजह, उसे पता है मैं प्राइस इंक्रीज करूंगा, हम लोग प्राइस इंक्रीज करेंगे, ब्रांड लॉयल्टी हमारे साथ है नहीं, लोगों को आटा चाहिए, लोगों को व्हीट फ्लोर चाहिए, वो एबीसी किसी भी कंपनी के नाम से हो। सो लोअर द ब्रांड लॉयल्टी, इलास्टिक इज द डिमांड, हायर द ब्रांड लॉयल्टी, इनइलास्टिक इज द डिमांड। ये कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको देख के बगैर किसी कैलकुलेशन में गए हम डिसाइड कर सकते हैं किसी चीज की डिमांड इलास्टिक होगी या इनइलास्टिक होगी। दैट इज ऑल अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके बाद हमारे 2 टॉपिक आएंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उन्हें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि इनकम के चेंज होने से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और दूसरा किसी और शेयर की प्राइस के चेंज होने से डिमांड के ऊपर क्या असर पड़ेगा। इन 2 को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।